मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर स्टेटों में आज जीएसटी पे चर्चा हो रहा है और जो हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर के माया नाज लीडर और जम्मू कश्मीर के स्टेट सपोक्स यूटी के स्पोक्स पर्सन श्री अल्ताफ ठाकुर जी आज जीएसटी पे चर्चा करेंगे। जीएसटी पे चर्चा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो आज राहत दिया है आम जनता को मद्देनज़र रखते हुए कि जो महंगाई बढ़ रही है उस चीज़ को रोकथाम करने के लिए जीएसटी पे आज जो चर्चा होगा उस पे विशेष तौर हमारे अल्ताफ ठाकुर जी बड़ी चर्चा से और विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। आपको पता होना चाहिए वो जीएसटी है वो 4 प्रकार के इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके साथ साथ सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूटी के जीएसटी, हर लिहाज से आज आपको विस्तार से हमारे माया नाज लीडर यूटी स्पोक्स पर्सन श्री अल्ताफ ठाकुर जी प्लीज़। आबिद साहब, मीडिया से आए हुए मेरे दोस्तों, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बैठे हैं हमारे कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फारूक साहब और मेरे राइट साइड में बैठे हैं हमारे पार्टी के सीनियर लीडर और इंचार्ज कुलगाम वजाद साहब, और आबिद साहब ने अभी आपको तारफ़ दिया हमारे दोनों जनरल सेक्रेटरी सजाद साहब और मुबारक साहब और दीगर साथी, खासकर मैं हमारे मीडिया इंचार्ज जो यहाँ साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 तारीख को न्यू जनरेशन टैक्स लागू हो गया पूरे देश में, जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं 0.2। लोगों की भी डिमांड थी, लोग भी चाहते थे, और खासकर देश के प्रधानमंत्री, आपको सबको याद होगा जब उन्होंने देश की कमान संभाली तब उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए है। और जो ये टैक्स में अब तक 4 स्लैब्स होती थी, 5% होता था, 12% होता था, 18% होता था और 28% होता था, लेकिन 22 तारीख के बाद खाली 2 स्लैब्स रहेंगे, एक 12% रहेगा और एक 5% रहेगा। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की टर्फ लगाने के बावजूद भी देश आज मुस्तहकम है, देश आज उस पोजीशन में है, देश तरक्की कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और देश की इकानमी और देश की जीडीपी को देखते हुए देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला कर दिया कि आम जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, आम लोग हैं, उनको रियायत दी जाए और 2 स्लैब्स में टैक्स किया गया। खासकर इसमें जो आइटम्स आते हैं वो अगर आप देखेंगे किचन वेयर के, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, मक्खन है, घी है, मसाले हैं, ऐसे ही हमारे फुटवेयर्स है, हमारे कपड़े हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत है, उन चीज़ों में जो जीएसटी है उसको कम किया गया, या 12% रखा गया या 5%, या कुछ ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा, जहाँ किया गया है। खास हम बात करें, देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स की हम बात करें, लाइफ सेविंग उन पे भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनकी जो स्टेशनरी है, उस पे भी अब टैक्स नहीं लगेगा। खासकर हम हमेशा बात कर रहे हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें, जो उनका सामान है, मेकअप का सामान है, सैनिटरी नैपकिन है, दूसरी चीज़ें हैं, उन पे भी जीएसटी बहुत कम लगाया गया। अगर हम देख ले देश की जीडीपी या देश ने जिस तरह से तरक्की की है, और देश एक मजबूत और मुस्तहकम इकानमी आज देश में, और भारत आज दुनिया की 4थी इकानमी, और हमारा टारगेट है नरेंद्र मोदी जी का कि 2047 तक पहले नंबर पे और 2027 तक दूसरे या तीसरे नंबर पे भारत दुनिया की इकानमी बन जाएगी। जब देश की तरक्की है, देश में आज जीडीपी बढ़ रही है, यही कारण है कि जो टैक्सेस है उन टैक्सेस को कम किया गया है ताकि आम लोगों को राहत मिले। और इससे खाली जो खरीदने वाला है कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जो हमारी एमएसएमई, जो छोटी हमारी उद्योग फैक्ट्रियाँ हैं, उन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इस तरह के जो सामान वो और मैन्युफैक्चर के बाद जो वो भेजेंगे, उनका सामान भी सस्ता मिलेगा और वो सस्ते दाम पे मिलेगा। हम कह सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए अब अफोर्डेबल है, एक आम आदमी अब इसको अफोर्ड कर सकता है, वो खरीद सकता है, और इससे देश की इकानमी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक
खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी, खरीदारों की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी, और देश का जो जीडीपी है वो जीडीपी बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इस टैक्स में सिलेबस को कम किया गया, अब एक आम आदमी भी मार्केट में जाकर इन चीज़ों को खरीदा जा सकता है। पहले यहाँ हम देखते थे कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ या 2 व्हीलर जो स्कूटी या मोटरसाइकिल्स है, ये एक लग्जरी आइटम माना जाता था पहले, आज से 5 साल या 10 साल पहले इसको लग्जरी आइटम के तौर पर माना जाता है। लेकिन आज ये नीड है, आज ज़रूरत है हर किसी को गाड़ी की, हर किसी को सिक्योरिटी की, उन पर भी काम किया गया है। या हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, होटल्स की भी जो जीएसटी है उनकी भी रन जो होगी वो अब कम होगी। कहने का मतलब ये है कि ये एक आम आदमी के लिए, एक गरीब के लिए, किसान के लिए है, खासकर किसानों की जो इक्विपमेंट्स है, ट्रैक्टर्स है या दूसरी चीज़ें जैसे, उन पे भी जीएसटी अब कम किया गया है और वो भी अब अपनी जो उनका सामान जो है वो खरीद सकते हैं। हम अगर साथियों टोटल मिला के देखेंगे, ये एक इनकलाबी कदम है भारत की तारीख में, और भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, भारत के लोगों को जो खरीदारी की उसकी ताकत बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का ये तोहफा भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को उन्होंने तोहफा दिया, जिसको आज हम उत्सव के तौर पर, त्यौहार के तौर पर मना रहे हैं। जहां हम जीएसटी की बात करते हैं, देखिए इससे पहले अगर हम देखेंगे 28 किस्म के टैक्स लगते थे पूरे देश में, 18 उसमें आप देखिए ऑक्सीजन टैक्स अलग था, कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स अलग था, एंट्री टैक्स अलग था। इन सब को एक साथ करके पहले जीएसटी लगा दिया गया, और अब उस जीएसटी में कम करके, सिलेबस कम करके, एक ही टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा हमेशा रहा है, 1 नेशन 1 टैक्स, और जीएसटी को इसको लागू करके अब इसमें भी जो कमी की गई है, इससे एक आम जो आदमी है जिसमें खरीदने की सकत नहीं थी वो भी अब खरीदा सकता था। हम टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं ये एक इनकलाबी कदम है। हमें इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने लोगों की इच्छा, लोगों की जो चाहत थी, और जिस तरह से देश को उन्होंने दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस तरह से इकोनॉमी को उन्होंने बूस्ट कर दिया, देश आगे तरक्की कर रहा है और देश आत्मनिर्भर भारत बनने की कगार पे है, और आज भारत दुनिया की एक मजबूत तरीन इकोनॉमी है। हम इसके लिए देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो उनका सपना है आत्मनिर्भर भारत वो भी अचीव करेगा, और भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। अब साथियों अगर कोई क्वेश्चन होता, देखिए अपोजिशंस, कुछ ऐसी अपोजिशंस होती है जिनकी आदत होती है तनकीद करने की। अब जीएसटी पे तनकीद करना, जहां स्लैब कम की गई, आम लोगों को फायदा पहुंचा गया, वहां तनकीद करना, मैं आपके क्वेश्चन, मैं आपके ही क्वेश्चन पे आऊंगा। मुझे नहीं लगता है जायज है। देखिए जब जीएसटी लगाया गया तमाम स्टेटों के साथ बात की गई है, और तब जीएसटी लगा गया, और जो जीएसटी स्टेटों से जाकर सेंटर में जाता है वो वापस आके फिर स्टेटों को दिया जाता है। और जिस तरह से कांग्रेस ने कल एक इल्ज़ाम लगाया था कि बहुत देर कर, जीएसटी या टैक्सेस हमेशा देश की इकोनॉमी, देश की जीडीपी को देखते हुए लगाया जाता है, और आज देश ने जब तरक्की की है, देश अब जब आज इस मुकाम तक पहुंचा है, इसलिए आज जीएसटी में कमी की गई है। लेकिन जहां आपका सवाल है, देखिए 1 नेशन 1 टैक्स है, एक देश में एक ही टैक्स है, और जो टैक्स स्टेटों से जाके सेंटर में जाता है फिर उनको तो वापस भी वो मिलता है, उसकी जो परसेंटेज है उनको वापस मिलता है। मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस का बेतुका क्वेश्चन है, हमें ऐसे क्वेश्चनों को लेने की भी जरूरत है। सर आपने कहा इकोनॉमिकली हम बूस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से पहले पहलगाम इंसिडेंट हुआ, हमारा टूरिज्म को ख़त्म किया गया, उसके बाद होटल्स का माफिया, और अब ये सेब जो है हमारे ऐसे पड़े हैं, तो डू यू थिंक कि इकोनॉमिकली अब कश्मीर भी बूस्ट हो रहा है, इस तरह से आप तैमूर तरक्की की बात कर रहे हैं? देखिए ये साल बहुत कठिन रहा कश्मीर का, जहां 2019 के बाद आप देख रहे थे कि करोड़ों की तादाद में यहाँ टूरिस्ट आ रहे थे। पिछले साल अगर आपने देखा होगा 2 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट कश्मीर आ गए, लेकिन दहशतगर्दों को, पाकिस्तान को कश्मीर की तरक्की और कश्मीर की खुशहाली रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने पहलगाम करा दिया, जहाँ पर 26 हमारे मासूम शहरियों की उन्होंने जान ली, और जिससे कश्मीर का जो टूरिज्म है वो लगभग बैठ गया है। लेकिन इसमें भी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास टूरिज्म मिनिस्टर है, और खुद सीएम उमर साहब इसको देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या, कौन सा सेटअप किया, कौन सी पॉलिसी है जो उन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए की है?
खाली आप जाके फोटो शूट करेंगे आप रिवर फ्रंट पे या कहीं और, उससे टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। या जिस तरह से पॉलिटिकल दबाव में उन्होंने फ्रांस का दौरा रद्द कर दिया है, उसको चाहिए, उसके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री है। और आप सुबह आपने भी देखा कि कल और 12 जो टूरिज्म साइट्स है उनको भी कल खोला जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री, वहां जाके कोई रोड में बनाए, कोई पॉलिसी बनाए ताकि टूरिस्ट, खासकर पहले हमें देश के टूरिस्टों को जम्मू कश्मीर की तरफ आने की दावत देनी चाहिए, उनको राग़िब करना चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसी लाए ताकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की जो ये इकानमी जिस पर डिपेंड करती है, वो वापस आए। और दूसरा आप कहते हैं, देखिए सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी है, वो जम्मू में भी, वो कश्मीर में भी, और ख़ासकर जो हार्टिकल्चर सेक्टर है उसकी बड़ी बर्बादी हुई है, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट ऐसा था, डिज़ास्टर ऐसा हुआ कि सड़क बंद रही, और वो तो घंटों में खोली नहीं जा सकती, अब खुली। अब चलो शुक्र खुदा की, अब तो आ जा रहे। लेकिन अगर आपने देखा, आज सुबह ही एलजी साहब ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि 5061 मकानात उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके मकान डैमेज हुए हैं इसमें। और शिवराज सिंह चौहान जम्मू आ गए, यहाँ भी एक डेलीगेशन आ गया और असेसमेंट की गई है उस लाश की। और हमें यकीन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए कोई बड़ा पैकेज देने वाले। जरूर। सर ये सीएम साहब ने भी कल ऐलान किया, ये पैकेज जो आप बता रहे हैं, क्या ये चीफ मिनिस्टर ने दिया या सीधे एलजी साहब ने दिया? चीफ मिनिस्टर के पास वो कटोरा लेके हमेशा सेंटर के पास जाते हैं, मुलाजिमों के लिए नहीं, तनख्वाह नहीं। स्टेट क्या करेगी, चीफ मिनिस्टर क्या करेगी? उनको तो आदत पड़ी है सेंटर के साथ कटोरा लेने की। ये जो पैकेज है, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर हार्टिकल्चर, मकान तबाह हो बर्बाद हो गए, उनके लिए सेंटर की तरफ से रहा। बाकी स्टेट में उतना पावर नहीं है कि स्टेट ऐसा कुछ कर सके। तो नेशनल हाईवे के फेलियर किसको आप मानते हैं, यहाँ की सरकार को या मरकजी सरकार? देखिए ये उनका मरकज की गिनी हुई चाल है, तो आप इसकी, देखिए उमर साहब को ये साफ साफ करना चाहिए, ये कुदरत की साजिश है, ये अल्लाह की साजिश है। ये कहे ना उमर साहब कुदरत की साजिश है, अल्लाह की साजिश है। अब इतनी बारिश हुई, तूफान आया, नेचुरल डिजास्टर था, उसमें सड़क बह गई, उसमें किसका कसूर? ये वही सड़क है। उमर साहब के वक्त में इसको 14 घंटे लगते थे और 2019 के बाद आप देखिए 4 घंटे लगते हैं। और देश के रोड मंत्री नितिन गडकरी जी ने कल 2000 करोड़ का पैकेज उधमपुर और उसके आसपास के सड़कों को दिया। इसका मतलब है सेंटर बहुत सीरियस है। उमर साहब खुद एक गली श्रीनगर में नहीं बना सकते और बात कर रहे हैं वो रोड बनाने की। उनके पास कुछ नहीं है। अगर वो उनको साफ साफ कहना चाहिए, अल्लाह ताला को उसको कहना चाहिए कि ये खुदा की साजिश है जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, बाकी सेंटर या और किसी को इसमें इन्वॉल्व मत कर दीजिए। के नाम पे लाखों करोड़ों का फंड फॉरेन मुल्कों से जमा करना, और वो फंड कहां से आता है, कहां जाता है, आप सबको भी पता होगा। कल उनके 9 अकाउंट्स में से 8 अकाउंट्स को सीज किया गया। वो अकाउंट्स इलीगल अकाउंट्स थे। और यह भी आपको याद होगा कौन कौन से कंट्री या कौन कौन से लोग इसके पीछे कर रहे हैं। एजेंसियां इसकी तहकीकात कर रही है। फिलहाल उसको अरेस्ट किया गया है। लद्दाख में जो कल हुआ है, वो लद्दाखी खासकर अमन पसंद लोग हैं, वो वायलेंस को पसंद नहीं करते हैं। सोनम वांगचुक ने ही लद्दाखी लोगों को प्रवोक करके वहां आगजनी और मारदार करवाने की कोशिश की है। खुद एक बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है, एक एनवायरमेंट बन के बैठा, लेकिन जहां हम उसके अकाउंट कंट्री से वहां फंड पाकिस्तान उसने दौरा किया, एजेंसियां देखती है। और जो दंगाई वहां उनमें नेपाल के लोग हैं। नेपाल के तर्ज पे वो जम्मू कश्मीर में दंगा कराना चाहता था, लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये नेपाल नहीं, न बांग्लादेश है, मोदी है। हर उस अनासर को डिलीट किया जाएगा सख्ती से जो यहाँ दंगा कर की जरूरत। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने सोनम वांगचुक की लाइन लेके सपोर्ट किया, क्या वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी दंगा हो और यहां भी बच्चे और जवान निकलकर पत्थरबाजी करे और आगजनी कर दे। मैं उमर साहब से भी इस कहना चाहता हूं और महबूबा जी से कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं, कानून से बढ़कर नहीं है। वो भी करेंगे तो उनको भी अंदर करेंगे। सर यहाँ पे सोनम वांगचुक साहब के कनेक्शन निकल आए हैं।
कहां कहां उसे स्टेज शेयर किया है, कहां कहां चला गया। ये दंगा ऐसे नहीं, ये प्री प्लानिड था, प्री प्लानिड दंगा ये था। बड़ी देर से इस पे इन्होंने काम किए। और कल जिस तरह से आप देखिए पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ स्टेज शेयर करते हैं, बांग्लादेश के वजीर आजम यूनुस साहब के साथ शेयर करते हैं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जिसका भी हाथ इस दंगे के पीछे है, इसको एक्सपोज करके उन दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो दंगाई जिन्होंने लद्दाख जैसे पुरअमन तरीके खिते को जलाने की कोशिश की। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लद्दाख में कभी ऐसी वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन वायलेंस के पीछे किस किस का हाथ है उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। और कहाँ इसकी ये फंडिंग, कहाँ इसने खर्च की और किन किन मुल्कों से फंडिंग आ रही थी, वो भी एक्सपोज किया जाएगा। और जिन्होंने लद्दाख में ये दंगा किया उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। सर, महबूब मुफ्ती कहते हैं कि यहाँ पे जो सच बोलता है उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। वैसे स्पोक्स पर्सन क्या कुछ कहते हैं? दहशतगर्दों और पाकिस्तान के गीत गाने वालों को, जो दहशत का सपोर्ट करते हैं, जो दहशतगर्दों के कब्रों पर रोना रोते हैं, जो नाम नेहाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके लिए जेल है। जेल ही उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन वो कह रहे हैं जो सच बोल रहा है, वो कह रहे हैं महराज मलिक ने भी सच बोला, सोलन वहां पे। अरे महराज मलिक कह रहा है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। ये सच नहीं, ये झूठ है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। महराज मलिक बुरहान वानी को ग्लोरीफाई कर रहा है, बुरहान वानी को हीरो करार दे रहा है। महराज मलिक हाफिज सईद को कह रहा है कि अब यहां अजहर मसूद आएगा। और ये हिंदुस्तान है। मैं आपके पास ये सारे वीडियो आप एडिट नहीं है, आप सोशल मीडिया पे देखिए ना, सारे उसके वीडियोस है। और ऐसी हरकतें भारत में बर्दाश्त, खासकर जम्मू कश्मीर में, ये नया जम्मू कश्मीर में, नया जम्मू कश्मीर में आप कलम से, जबान से, किसी भी तरीके से आतंक और आतंक का सपोर्ट करेगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां महबूबा जी का सच है, महबूबा का सच यही है, उसकी पॉलिटिक्स हमेशा हुर्रियत, पाकिस्तान और दहशतगर्दों के इर्द गिर्द ही रही है। अल्ताफ साहब, आने वाले समय में बात, देखिए, मुझे लगता है ये सवाल आप लोगों से पूछ दीजिए। जिस तरह से बड़े बड़े वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, 12 गैस सिलेंडर्स, 1000 जॉब्स, डिलीवरी को परमिट करना, 15 किलो चावल, मुफ्त बिजली, आज लोगों से जाके पूछे ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शन में, अभी 4 साल है, अभी उमर साहब को अब हम चाहते हैं कि वो अभी करें, उनको अभी रहने दीजिए, क्योंकि लोगों के सामने जो उन्होंने वादे किए, उन वादों को पूरा करने का मौका उसको देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी ताकत बन के उभरी है और कश्मीर में भी बहुत बड़ी ताकत बन के उभरी। आने वाला जो इलेक्शन है आप देखेंगे, जो उमर साहब कह रहे हैं कि कल जो उन्होंने कहा था कि सुनील शर्मा साहब हम उसको सीएम नहीं बनेंगे, मैं उमर साहब से कहना चाहता हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सर, यहाँ पे रिंग रही है, दौड़ भी नहीं रही है। डबल इंजन सरकार यूपी में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, देश में चल रही है, ये रेंग रही है सरकार। ये कौन सी वाली, एलजी वाली या पॉपुलर सरकार वाली? नहीं, यहाँ तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार तो उमर साहब की है। मैं उमर साहब की सरकार को कह, ये रेंग रही है, दौड़ भी नहीं, खड़ा भी नहीं हो पा रही है। ये डबल इंजन वाली सरकार नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप केसीसी लोन बात करें, देखिए हमारे फार्मर प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर लीडर रविंद्र रैना जी ने इस पर बात की है, पार्टी भी इसके बात करती है। और हम जानते हैं कि हार्टिकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा लॉस हुआ इस बार, और हम भी यही अपील करते हैं एलजी इंतज़ामिया से, खासकर देश के प्रधानमंत्री, देश के फाइनेंस मिनिस्टर से, कि कम से कम जहाँ जहाँ लॉस हुआ, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, जो केसीसी लोन है उसको माफ़ किया जाए। एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि स्टेट हुड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब तक स्टेट हुड जो है? देखिए, प्रॉमिस है स्टेट हुड, प्रॉमिस्ड है स्टेटहुड, स्टेटहुड आ जाएगा। देश के वजीर आजम, देश के होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर कहते, अभी और भी कुछ चीज़ें करनी बाकी है। अभी जम्मू कश्मीर को नंबर 1 लाना है, यहाँ की इकानमी को और स्ट्रांग करना है, यहाँ सैलाब आया उसको ठीक करना है, और भी बड़ी चीज़ें हैं स्टेटहुड से बढ़कर, और भी बड़ी चीज़ें जब वक्त होगा स्टेटहुड मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सर। से पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी बदलाव आया, जहाँ तक आपने कहा आम जनता को जैसे सारा सिस्टम चलने वाला जीएसटी नहीं चलेगा,